अगर आप ऐसे शेयर की तलाश में हैं जिसकी कहानी सिर्फ आज की कमाई पर नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की ग्रोथ पर टिकी हो, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर डालना जरूरी है। क्योंकि जियो फाइनेंशियल अब सिर्फ रिलायंस ग्रुप की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं रह गई है। कंपनी लैंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे कई फाइनेंशियल बिजनेसेस में तेजी से विस्तार कर रही है। और अब इस कहानी में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, बैंक ऑफ अमेरिका का। लेकिन सवाल है कि क्या इस बड़ी डील के बाद जियो फाइनेंशियल के शेयर में अभी और तेजी बाकी है? पहले शेयर की परफॉर्मेंस समझिए। जियो फाइनेंशियल के शेयर ने बीते एक हफ्ते में करीब 5% की गिरावट देखी है। 3 महीने में 7.5% चढ़ा है, 6 महीने में 4% गिरा है, एक साल में 24% टूटा है, 3 साल में 4.25% गिरा है। कुल मिलाकर ये शेयर रिलायंस से डीमर्जर के बाद से ही एक दायरे में कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर शेयर टिकने में नाकाम रहा है, लेकिन जून तिमाही के नतीजों के बाद फिर से शेयर पर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। जून तिमाही में इस शेयर ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। नतीजों का भी आकलन करेंगे, लेकिन पहले उस एक खबर पर बात कर लेते हैं जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा ने जियो फाइनेंशियल की लैंडिंग आर्म जियो क्रेडिट में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। डील की कुल वैल्यू करीब 18,258 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर है। शुरुआत में बोफा को जियो क्रेडिट में 26.5% हिस्सेदारी मिलेगी। इसके बाद वारंट्स के एक्सरसाइज होने पर इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 49.9% तक जा सकती है। इस डील में जियो क्रेडिट करीब 6,613 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स और करीब 11,655 करोड़ रुपए के वारंट्स जारी करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 साल में जियो क्रेडिट का AUM 3 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। यानी बोफा किसी छोटे या शुरुआती बिजनेस में नहीं आ रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहे लैंडिंग प्लेटफॉर्म में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है। इस डील में सबसे पहला फायदा है कैपिटल। लैंडिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए। बोफा का पैसा जियो क्रेडिट को तेजी से लोन बुक बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा फायदा है ग्लोबल एक्सपर्टीज। बैंक ऑफ अमेरिका का रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में लंबा अनुभव है। जियो फाइनेंशियल को इसका फायदा अपने लैंडिंग बिजनेस को मजबूत करने में मिल सकता है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा है क्रेडिबिलिटी। जब दुनिया का इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जियो क्रेडिट में करीब 50% तक हिस्सेदारी लेने को तैयार है, तो ये जियो फाइनेंशियल के लिए, लैंडिंग बिजनेस के लिए एक बड़ा वैलिडेशन है। और चौथा फायदा है जियो का बड़ा कस्टमर इकोसिस्टम। जियो के पास पहले से करोड़ों कस्टमर्स का डिजिटल इकोसिस्टम है। ऐसे में लैंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर चीज पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन। जियो फाइनेंशियल तेजी से नए बिजनेसेस में उतर रहा है। लैंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ स्केल करना आसान नहीं है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। भारत में बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और दूसरे बड़े लैंडर्स पहले से मौजूद हैं। तीसरा रिस्क है ग्रोथ के साथ क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी पर भी नजर रखनी होगी। अभी लोन बुक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब कंपनी बड़े स्केल पर लैंडिंग करेगी। और चौथा मुद्दा है वैल्यूएशन। शेयर में पहले ही ग्रोथ की काफी उम्मीद शामिल है, इसलिए आने वाले समय में सिर्फ अच्छी खबर काफी नहीं होगी। कंपनी को अर्निंग्स और बिजनेस ग्रोथ के जरिए बाजार की उम्मीदों को लगातार पूरा करना होगा। अब आते हैं जून तिमाही के नतीजों पर। पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। 16 जुलाई को आए नतीजों में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 156% बढ़कर 830 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 227% बढ़कर 2004 करोड़ रुपए रहा। सबसे खास बात कंपनी का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बढ़कर करीब 30,666 करोड़ रुपए हो गया। नतीजों के बाद 17 जुलाई को शेयर करीब 6% तक चढ़ा था और 242.98 रुपए पर बंद हुआ था। यानी बाजार को साफ दिख रहा है कि जियो फाइनेंशियल का बिजनेस अब धीरे धीरे स्केल पकड़ रहा है। जियो फाइनेंशियल पर मोतीलाल ओसवाल पहले से ही बुलिश है। ब्रोकरेज ने जुलाई में बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 315 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि FY26 से FY28 के बीच जियो फाइनेंशियल का कंसोलिडेटेड PAT करीब 46% CAGR से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग और मार्केट प्लेस जैसे कुछ बिजनेसेस की फ्यूचर वैल्यूएशन को उसके करंट टारगेट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। मतलब अगर जियो फाइनेंशियल इन नए बिजनेसेस को सफलतापूर्वक स्केल करता है, तो फ्यूचर में वैल्यूएशन के लिए और अपसाइड ड्राइवर्स बन सकते हैं। तो एक तरफ Q1 में प्रॉफिट ग्रोथ तेज है, दूसरी तरफ जियो क्रेडिट का लोन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और अब बैंक ऑफ अमेरिका जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल जाइंट की एंट्री हो रही है। ऊपर से ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट और अलायंस के साथ इंश्योरेंस जैसे जॉइंट वेंचर्स भी जियो फाइनेंशियल की फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी को मजबूत करते हैं।
लेकिन निवेशकों को यह भी समझना होगा कि अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक प्राइस दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए जियो फाइनेंशियल में कहानी मजबूत जरूर दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन और फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ पर नजर रखना जरूरी है। तो जियो फाइनेंशियल आपके पोर्टफोलियो का अगला बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा या नहीं, इसका जवाब अभी कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जियो फाइनेंशियल की असली कहानी अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में आपको ये बता दें कि ये स्टोरी हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।